स्ट्रेंजर थिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हॉपर को पता चल चुका था कि जॉयस का बेटा विल मारा नहीं गया है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक न्यूज बाहर दी गई है। और हॉपर के हाथ में तो वो बॉडी भी लग गई थी जो कि रुई की बनाई गई थी। इन सारी चीजों की सच्चाइयाँ उसे हॉकिंस के सर्च लैब से ही पता चल सकती थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे हॉपर साइंस लैब के अंदर चोरी छुपे घुस चुका था और कुछ दरवाजों को खोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन तभी उसे 2 ऑफिसर देख लेते हैं। हॉपर कहता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही थोड़ी ना घुसा हूँ, यहाँ पे तो मुझे डॉक्टर ने बुलाया है। ये ऑफिसर मेन हेड को कॉल करके कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी देर में हॉपर उन पे अटैक कर देता है। एक गार्ड से उसका एक्सेस कार्ड ले लेता है और सामने वाले दरवाजे के अंदर एक्सेस कार्ड अप्लाई करके चला जाता है। अंदर वो दरवाजा कोई खोले ना, इसी कारण वो एक्सेस को तोड़ भी देता है। यहाँ हमें जॉयस उसके एक्स हस्बैंड के साथ दिखाई जाती है। लॉनी आके जॉयस को बस यही कह रहा था जल्द ही सारी चीजें ठीक हो जाएगी, तुम इतनी परेशान मत हो। लॉनी यहाँ पे अपने बेटे विल के बारे में सुनता हुआ पहुंचा था, क्योंकि अगले दिन उसका फ्यूनरल था। लॉनी जॉयस को पागल समझ रहा था और उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम जो भी चीजें देख रही हो वो सारी चीजें गलत है, ऐसी चीजें सच नहीं हो सकती है। यहाँ दूसरी तरफ हॉपर इस सर्च लैब के अंदर अंदर तक जाता जा रहा था, जहाँ पे उसे एक बच्चों वाला कमरा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे एक टॉय पड़ा था और दीवार पे लगी हुई पेंटिंग एक बच्चे की पेंटिंग लगती है। यहाँ माइक, डस्टिन, ल्यूकस अभी भी विल के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि इन्हें ये तो पता था कि विल जिंदा है, लेकिन इस वक्त वो कौन सी दुनिया में है और वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, इसके ऊपर बात चल रही थी। जहाँ माइक को एक कंसेप्ट समझ में आता है कि क्या हो कि वो हम सब लोगों के सामने हो, लेकिन वो हमें नहीं दिखाई दे रहा हो, इसका मतलब कि वो उल्टी दुनिया में हो, यानी कि अपसाइड डाउन में। एक तरफ हॉपर आगे बढ़ता जा रहा था और कुछ सोल्जर्स को हॉपर के बारे में पता चल गया था, इसी कारण हॉपर एक लिफ्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ माइक यहाँ पे ल्यूकस और डस्टिन को समझाता है कि उस दिन एल भी हमें यही समझाना चाहती थी, क्योंकि उसने दुनिया को समझाने के लिए बोर्ड गेम को पलट दिया था। ये बिल्कुल हमारी जैसी ही पैरेलल दुनिया है, लेकिन इसके अंदर पहुंचने का रास्ता दूसरा होगा। विल इसी दूसरी दुनिया में होगा और हम उसे नहीं देख पा रहे होंगे। डस्टिन इन बातों के ऊपर बिलीव करने लगा था, लेकिन ल्यूकस को अभी भी ये बातें समझ में नहीं आ रही थी। हॉपर आखिरकार उस कमरे तक पहुंच गया था जहाँ पर अपसाइड डाउन का रास्ता खुला हुआ था, वही दूसरी दुनिया जहाँ से निकलने वाले मॉन्स्टर्स पूरे कमरे को घेरे हुए थे। हॉपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उसे टच करने ही वाला था कि इतनी देर में इस पूरे लैब के साइंटिस्ट आ जाते हैं, जो कि हॉपर को बेहोश करके वहीं गिरा देते हैं। कुछ सेकंड की देरी अगर और हो जाती तो शायद हॉपर भी इसी दुनिया के अंदर चला जाता। यहाँ जॉयस और लॉनी जब एक साथ में बैठे थे तो उसी टाइम पे जॉन आ जाता है, जो कि अपने फादर को यहाँ देख के भड़क जाता है। लॉनी यहाँ के जॉन को समझाता है कि तुम्हारी माँ पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, वो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है और अगर मैं उनका इस टाइम पे साथ नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा। जॉन कहता है कि हमें आपकी पहले जरूरत थी, आज हम अकेले भी रह सकते हैं। लॉनी कहता है कि मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विल के फ्यूनरल के लिए आया हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अब अगले दिन सब यहाँ पे विल के फ्यूनरल के लिए तैयार होने लगते हैं। यहाँ पे हम विल की डॉगी को भी देखते हैं, जो कि विल के बनाए हुए फॉरेस्ट होम में चला जाता है। यहाँ पे जॉन भी कैसे तैसे करके तैयार होता है और जॉयस भी मन मार के फ्यूनरल के लिए तैयार होने लगती है। विल की फैमिली साथ ही साथ विल के सारे दोस्त म्यूरल साइट पे पहुंच चुके थे, जहाँ पे फादर के थ्रू विल को विशेष दी जा रही थी और यहाँ पे सभी लोग विल को आखिरी बार याद करते हैं, जहाँ पे जॉयस को अपने बेटे विल की पुरानी यादें आने लगती है कि कैसे उसका बेटा उसके साथ में हंसी खुशी रहा करता था। सीन यहाँ हॉपर पे शिफ्ट होता है, जिसकी आंखें उसके घर में खुलती है। उसे पहले ही लग रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई ट्रांसमीटर फिट किया गया है। जैसे ही उसकी सबसे पहले आंखें खुलती है तो वो अपने घर को देखता है, जहाँ पे हर कुछ बिखरा हुआ था। वो अपनी बंदूक लेता है और घर के बाहर देखता है कि आखिर उसे यहाँ छोड़ने कौन आया है, या फिर आसपास उसके किसी ने जासूस तो नहीं लगा रखे हैं। हॉपर अपने घर की हर एक चीज उखाड़ के फेंक देता है, तब जाके उसे एक छोटा सा ट्रांसमीटर मिलता है। इसका मतलब ये साइंस लैब वाले हॉपर के ऊपर नजर रख रहे थे। इधर हेड को भी पता चल जाता है कि कैसे इन 3 बच्चों माइक, डस्टिन और ल्यूकस ने विल से बात करने की कोशिश करी, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी कारण डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पे जरूर 11 थी। यहाँ नैन्सी आके जॉन से बात करती है, क्योंकि नैन्सी को बुरा लग रहा था कि जॉन का भाई विल मारा गया है और ये दोनों ये भी जान चुके हैं कि असल के अंदर जहाँ से बारबरा गायब हुई है या फिर विल गायब हुआ है, इन्हें गायब करने वाला कोई ना कोई मॉन्स्टर तो है और कुछ ऐसा जिसके बारे में जॉयस को भी पता है। और अगर इन्हें बारबरा को ढूंढना है तो शायद इन्हें वापस से स्टीव के घर जाना पड़ेगा। नैन्सी ने जैसा जैसा उस मॉन्स्टर का हुलिया बताया था, जॉन को ये सारी बातें आ रही थी कि जॉयस ने भी सेम टू सेम ऐसा ही हुलिया एक मॉन्स्टर का बताया था और अब जॉन को भी बिलीव होने लग गया था। इसी कारण वो नैन्सी के साथ बारबरा को ढूंढने के लिए निकल गए थे। वो एक कार में से चोरी करते हैं, जहाँ से उन्हें एक गन मिल जाती है। साइंस लैब वालों ने स्कूल के अंदर एक सर्च टीम भेजी थी, जहाँ पे उन्हें जला हुआ रेडियो मिला, जिससे इन्हें पता चल गया कि बच्चे और 11 यहीं पे ही थे। फ्यूनरल खत्म होने के बाद जब सभी लोग एक जगह पे थे तो वहाँ पे माइक, डस्टिन और ल्यूकस अपने साइंस टीचर के पास आते
जाते हैं, जहाँ पे ये तीनों अपने साइंस टीचर से बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आए थे। ये कहते हैं कि एक बुक जिसके अंदर लिखा है कि हम दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, कि क्या ये बात सच है, जहाँ साइंस टीचर कहता है कि नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। बच्चे इसके बारे में डिटेल से पूछना शुरू करते हैं कि आखिर ये बात क्यों सच नहीं है, और अगर थ्योरी लिखी गई है तो थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इस दुनिया में कैसे जा सकते हैं। जहाँ पे ये साइंस टीचर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, एक व्हाइट प्लेट पे ड्रॉ करते हैं कि हम इंसान हैं, हम आगे और पीछे जा सकते हैं, लेकिन हम इस दुनिया के नीचे नहीं जा सकते। वो एक बहुत ही बारीक चीज बनाते हैं, यानी कि एक छोटा सा जानवर मक्खी जो कि इस दुनिया में भी रह सकती है, साथ ही साथ दूसरी दुनिया में भी ट्रेवल कर सकती है, लेकिन इंसानों का ऐसा करना नामुमकिन है। तब यहाँ पे माइक पूछता है कि अगर मान लीजिए किसी को ऐसा दरवाजा मिल जाए तो क्या दूसरी दुनिया में जाया जा सकता है। तो साइंस टीचर कहते हैं कि दूसरी दुनिया में जाने के लिए दरवाजा तो चाहिए, लेकिन अगर वो इस दुनिया में खुल जाए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये एक ब्लैक होल की जैसे होगा, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस पूरी अर्थ का मैग्नेटिक सिस्टम चेंज हो जाएगा, साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। ये एक ब्लैक होल की जैसे हो जाएगा और पूरी दुनिया में हर एक चीज अनस्टेबल हो जाएगी। माइक, डस्टिन और ल्यूकस को ये तो समझ में आ चुका था कि दूसरी दुनिया की बात बिल्कुल सच है, यानी कि दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए उन्हें कोई रास्ता चाहिए। तभी बच्चे पूछते हैं अपने साइंस टीचर से कि अगर ये रास्ता बना दिया गया दूसरी दुनिया के लिए तो फिर ये कैसे बनाया जा सकता है। तो साइंस टीचर कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए हद से ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अब तक ऐसी एनर्जी किसी ने भी प्रोड्यूस नहीं की है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसी किसी ने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी होगी तो मानो कि ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी एनर्जी से एक बड़ा सा होल हो सकता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है हॉपर के घर पे, जहाँ ऑफिसर्स हॉपर को बुलाने के लिए आते हैं, लेकिन हॉपर इनके साथ जाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि कुछ केसेस तुम सॉल्व कर लो, बाकी का मैं अपने आप देख लूंगा। लोनी यहाँ पे जॉयस के घर के अंदर उस दीवार को ठीक कर रहा था जो कि जॉयस ने विल को ढूंढने के लिए पूरी तरीके से उखाड़ दी थी। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन और ल्यूकस एल से पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी दूसरी दुनिया के बारे में पता है, क्योंकि हम आज ही उसके बारे में हमारे साइंस टीचर से बात करके आए हैं। लेकिन एल यहाँ पे किसी चीज का जवाब नहीं देती, मानो कि उसे इस दूसरी दुनिया के बारे में पता ही ना हो। लेकिन तभी डस्टिन का दिमाग चलता है और वो अपने दोस्तों से सारे कंपास मांगता है। वो कंपास की एक थ्योरी बताता है कि कंपास के अंदर कोई बैटरी, कोई सेल नहीं चलता है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो करता है। लेकिन ये सारे कंपास एक साथ कैसे खराब हो सकते हैं? कंपास हमेशा सूरज की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये सारे कंपास एक साथ नॉर्थ की तरफ कैसे इशारा कर सकते हैं? ल्यूकस कहता है कि इसका मतलब ये सारे कंपास खराब हो गए हैं। तो डस्टिन कहता है कि नहीं, ये सारे कंपास किसी ग्रेविटेशनल फोर्स को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये कंपास हमें उसी दरवाजे की तरफ लेके जाना चाहते हो जो कि दूसरी दुनिया का खुला हो। ये चीजें सुन के 11 बहुत ज्यादा डर जाती है, मानो कि जैसे उसे चीजें पता हो। दूसरी तरफ नैन्सी यहाँ पे एक स्टिक को लेके प्रैक्टिस कर रही थी ताकि अगर कोई मॉन्स्टर उसके सामने आए तो वो उसे मार डाले। तभी वहाँ पे स्टीव आता है जो कि उससे कल हुई गलती के कारण माफी मांगता है और साथ मूवी चलने के लिए कहता है, लेकिन नैन्सी उसे वहाँ इग्नोर करती है और कहती है कि मेरे भाई माइक को मेरी जरूरत है, उसका दोस्त विल मारा गया है, इसी कारण शायद मुझे यहीं रुकना चाहिए। स्टीव नैन्सी की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। असल के अंदर नैन्सी को तो बारबरा को ढूंढने के लिए जाना था, इसी कारण वो स्टीव को यहाँ से भेज देती है। दूसरी तरफ जॉयस को पता चल चुका था कि लॉनी यहाँ पे अपने फायदे के कारण रुका हुआ है। कुछ इंश्योरेंस के पैसे आने थे और उन पैसों को लेके लॉनी यहाँ से चला जाता। तब जॉयस बहुत गुस्सा हो जाती है और लॉनी को बहुत बुरा भला कहती है कि तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे के पैसे लेने के लिए आए हो, तुमने हमारी कभी मदद नहीं की है। वहीं पे लॉनी भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम पागल औरत हो, तुम 2 बच्चों को संभाल तक नहीं सकी हो, तुम खुद की हालत देखो, घर की हालत देखो, मैं बस तुम्हें संभालने के लिए आया हूँ। इधर नैन्सी और जॉन एक साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं। हम हॉपर को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ को कॉल करता है। हमें पता चलता है कि हॉपर की वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है और अब इन्हें एक बच्चा भी है। दूसरी तरफ माइक, डस्टिन, ल्यूकस और एल एक साथ इन कंपास को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ल्यूकस गुस्सा होता जा रहा था क्योंकि डस्टिन की थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हें बस सीधा सीधा चलते जाना था जहाँ तक इन्हें कंपास लेके जा रहा है। तभी यहाँ पे एल को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो कि इस सीन से रिलेट करते हैं। इस बार फिर से एल के पास में उसके फादर यानी कि साइंस हेड आते हैं जो कि कहते हैं कि इस बार तुम्हें पानी के अंदर जाके अपना ध्यान लगाना है और अपनी पावर से इस इंसान को ढूंढना है। एल को कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है और उसके सर पे फिर से काफी सारे वायर्स लगा दिए जाते हैं। उसे एक बड़े से ट्रंक के अंदर डाल के वो बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम पे शिफ्ट होता है। एल किसी को आगे नहीं जाने देती और कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ नैन्सी और स्टीव भी पहुंच चुके थे बारबरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि यही वो जगह थी जो कि स्टीव के घर के पास भी थी और विल के घर के पास भी थी, यानी कि यहीं से विल गायब हुआ है और साथ ही साथ बारबरा भी। हॉपर यहाँ जॉयस के पास पहुंचता है और कहता है कि बिल्कुल शांत रहना, साइंस लैब वालों ने उसके ऊपर नजर रखी है। अब ल्यूकस जब किसी भी बातों के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था तो उसका डस्टिन और माइक से झगड़ा
झगड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं वो एल के ऊपर भी चिल्लाने लगता है और कहता है कि सब कुछ इस एल को पता है, फिर भी ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है। असल के अंदर ये सभी लोग विल के घर के बाहर खड़े थे। माइक कहता है कि पहले भी हम लोग विल के घर के बाहर ही आए थे, हमें पहले भी एल यहीं पे लेके आई थी। लेकिन ल्यूकस भड़क जाता है और वो कहता है कि विल अपने घर पे कैसे हो सकता है, आखिर एल हम लोगों को समझती क्या है, कहीं यही तो वो दूसरी दुनिया का रास्ता नहीं है, या फिर इसी ने ही तो वो दूसरी दुनिया नहीं खोली है। इसे सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये बता क्यों नहीं रही है। इधर हॉपर यहाँ पे जॉयस के घर से सारी लाइट्स को नीचे उतार देता है। जॉयस पूछने की कोशिश करती है कि आखिर बात क्या हुई है, मुझे सब कुछ बताओ। तब हॉपर यहाँ पे जॉयस को कहता है कि तुम सच कह रही थी, विल अब तक जिंदा है। जिसकी बॉडी मिली थी वो हॉकिंस की सर्च लैब का सिर्फ एक पुतला था, सच को छुपाने के लिए। यहाँ ल्यूकस, डस्टिन और माइक दोनों से झगड़ा करने लगता है। माइक एल के बारे में बुरा नहीं सुन सकता था, इसी कारण वो ल्यूकस को कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम गलत बोल रहे हो, एल ऐसी नहीं है, वो जान करके हमें नहीं फंसाना चाहती है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हम लोगों को बता देती। लेकिन ल्यूकस बहुत गुस्से में आता है और एल से जबरदस्ती करने लगता है कि बताओ आखिर तुम क्या जानती हो, तुम हम लोगों को क्यों विल से दूर करना चाहती हो, अगर तुम्हें विल के बारे में कुछ भी पता है तो तुम हमें क्यों नहीं बता रही हो, कहीं तुम्हारे कारण ही तो विल गायब नहीं हुआ है, कहीं तुम्हें तो उसे नहीं खा गई। यहाँ माइक गुस्से में आने के कारण ल्यूकस को धक्का दे देता है और इन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। तभी एल जोर से चिल्लाती है और अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसके कारण ल्यूकस बहुत दूर जाके गिरता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। माइक एल के ऊपर चिल्लाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों आखिर बात ही तो कर रहे थे। जहाँ सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, हम यहाँ एल का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे। वो खुद को एकदम अंधेरी सी जगह पे देखती है, जहाँ पे वो अपने सामने एक आदमी को खड़ा हुआ देखती है जो कि कुछ न कुछ चीजें रिपीट कर रहा था, और वो आदमी एकदम से ही गायब हो जाता है। हालांकि वो आदमी जो भी अपने मन के अंदर रिपीट कर रहा था वो सारी चीजें स्पीकर पे भी बाहर आ रही थी। लेकिन एल को लगने लगता है कि इस अंधेरे कमरे में उसके पीछे और भी कोई है। वो आगे भागती जा रही थी लेकिन उसका पीछा और भी कोई कर रहा था। तभी उसे होश आता है और असल के अंदर वो अभी तक भी पानी वाले ड्रम के अंदर ही थी। प्रेजेंट के अंदर माइक और डस्टिन मिलकर ल्यूकस को उठाते हैं। ल्यूकस गुस्से में आता है और वो अपने ही दोस्तों को धक्का देके वहाँ से चला जाता है। डस्टिन माइक को कहता है कि इसे यहाँ से जाने दो, लेकिन तब तक यहाँ से एल गायब हो गई थी। नैन्सी और जॉन को बारबरा को ढूंढते हुए रात हो गई थी। ये जंगलों में अभी भी बारबरा के मिलने की होप कर रहे थे। तभी नैन्सी और जॉन को आवाज आती है। असल के अंदर ये एक जानवर की थी, एक डियर की, जो कि वहीं पे अधमरा पड़ा था। नैन्सी कहती है कि हम इसे यहाँ पे इसी हालत में नहीं छोड़ सकते हैं। वो अपनी गन निकालती और उसे मारने ही वाली थी कि तभी उस हिरन को कोई पीछे की तरफ खींच लेता है। नैन्सी और जॉन देखते रह जाते कि आखिर वो गया तो गया कहाँ पे। ये दोनों उसे हर जगह ढूंढ रहे थे लेकिन वो हिरन इन्हें दूर दूर तक कहीं भी नहीं दिखाई देता। तब यहाँ पे नैन्सी को एक पेड़ दिखाई देता है। उसके अंदर हो रखा होल पूरा खून से भरा हुआ था, लेकिन उसके अंदर तक जाने की जगह भी थी। नैन्सी ने वहाँ पे सबसे बड़ी बेवकूफी करी और वो उसके अंदर चली गई, जहाँ का रास्ता एक दूसरी दुनिया का खुल जाता है। वो पेड़ अपने आप हील हो जाता है और बंद हो जाता है। नैन्सी को आखिर नहीं समझ आता कि वो कहाँ पर है। असल के अंदर थी तो वो इसी जंगल के अंदर, लेकिन असल के अंदर ये अपसाइड डाउन वर्ल्ड था। नैन्सी को डर लगने लगता है, जहाँ पे अब तो उसकी टॉर्च भी गिर जाती है। वो मदद के लिए जॉन को बुलाती है और उसे लगता है कि उसकी तरफ कोई दूर से भागता हुआ आ रहा है। दूसरी तरफ जॉन को भी अब यहाँ पे नैन्सी नहीं मिलती है और वो भी इसी पेड़ के पास पहुँच जाता है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है गाइस। तो क्या नैन्सी भी मारी जाएगी या फिर जॉन नैन्सी को बचा लेगा या फिर जॉन भी इसी दुनिया में पहुंच जाएगा, ये सारी चीजें तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।